प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? जो डर्टी मनी है, इलीगल मनी, जो आपने स्मगलिंग करके, किसी को जान से मार के, किसी से डकैती करके जो कमाए हैं गलत तरीके से, अब आप उसको उससे कुछ खरीद तो सकते नहीं, क्योंकि जब इनकम टैक्स वाला पूछेगा कि भाई आपने मर्सिडीज खरीदी है बराबर 50 लाख की, इसका सोर्स क्या है, कहां से लाए पैसा, तो बताओगे क्या मर्डर करके लाए? नहीं। तो आप इसका लॉन्डर करते हो। मनी का लॉन्डर करने का मतलब काले पैसे को यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करते हो। इसकी एक प्रोसेस होती है। पहले आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हो अपने रिलेटिव्स के नाम से, छोटा छोटा अमाउंट डालते हो, तो उसको पहले आप बैंकिंग सिस्टम में डालते हो, फिर उनसे ही किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कराते हो, बहुत सारे उससे ट्रांजैक्शन करते हो, फिर उसको बाहर भेज देते हो, इंडिया के बाहर उस पैसे को, फिर वहां से फिर किसी के अकाउंट में मंगा के फाइनली अपने पास मंगवा लेते हो अनसिक्योर्ड लोन बोल के। तो इसको बोलते हैं कि आपने ब्लैक मनी को क्या कर लिया, व्हाइट कर लिया, घुमा घुमा के एंट्री घुमा घुमा के आपने उसको व्हाइट किया। लंबा प्रोसेस है, इसको मैं सीएमए फाइनल में पढ़ाता हूं बड़े शिद्दत से। तो कहता है इस ब्लैक मनी को लॉन्डर करके, धो के, व्हाइट करके जो आपने पैसा कमाया है, ठीक है, इन पैसे से आपने जो भी खरीदा है उसको सीज कर देंगे। क्यों सीज करेंगे? क्योंकि वो आपने ब्लैक मनी से खरीदा है। दिखा आप उसको व्हाइट रहे हो लेकिन है तो ब्लैक मनी। क्योंकि भाई हम उसको सीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि हमको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। तो आज आपका सीज किए, 4 लोग डरेंगे, सहमेंगे, ये सारी हरकतें कम करेंगे। तो अब अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं लॉन्ग टाइटल के साथ, तो मान लीजिए केस आता है, एक एम्बिग्विटी उसके अंदर कि वेदर सर्टन असेट शुड बी सीज्ड अंडर द एक्ट। क्यों एम्बिग्विटी है भाई? ऐसा हुआ है कि जो असेट सामने दिख रही है, कार दिख रही है, बाइक दिख रही है, बंगला दिख रहा है, इसमें से ईडी को पता चला है कि भाई इसमें से कुछ ब्लैक मनी का 50% आइटम और 50% व्हाइट का है। अब आपको ये नहीं पता ये जो मैं असेट सीज कर रहा हूं ब्लैक का है कि व्हाइट का है। एम्बिग्विटी आ रही है कि भाई ये ब्लैक मनी से बना है तो इसको सीज करना पड़ेगा। कंफ्यूजन है। तो द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन असेट कॉन्फिस्केशन माइट बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि भाई इस असेट को करना है कि नहीं करना है। तो कोर्ट क्या देखेगा? लॉन्ग टाइटल देखेगा सहायता के लिए कि क्या करना है। तो कोर्ट जब लॉन्ग टाइटल को देखेगा लेजिस्लेचर के इंटेंट को समझने के लिए, तो लॉन्ग टाइटल में इंफेसिस किसको है? प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है कैसे भी करके। सामने वाला गलत तो किया है ना, उसमें से जितनी भी एसेट है उसमें कुछ काली एसेट भी है ना जो काले पैसे से आई है। एंड प्रोवाइडिंग फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सजेस्ट करता है कि प्राइमरी गोल अपना क्या है भाई साहब? मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करना है तरीके से। दिस वुड गाइड द कोर्ट टू इंटरप्रिटेट द प्रोविजन इन अ वे दैट सपोज द सीजर ऑफ एसेट टाइड टू मनी लॉन्ड्रिंग। टाइड का मतलब अब भाई इतनी सारी एसेट है, अब इसमें से मनी लॉन्ड्रिंग की क्या कौन सी है ना, कुछ तो है ये पता ना, सबको लो बाद में देखेंगे जब फाइनली डिसाइड होगा कि कौन से पैसे से क्या आया है करके, उसके बाद समझेंगे। भले एम्बिग्विटी साले को सीज करो। ये लॉन्ग टाइटल ये हेल्प कर रहा है जज को इस कंक्लूजन में आने के लिए कि भाई आप उसको क्या कर लो, सीज कर लो। ये हुआ लॉन्ग टाइटल। तो ये फुल डिस्क्रिप्शन देता है जनरल पर्पस का, ऑब्जेक्ट का एंड स्कोप ऑफ द एक्ट। लॉन्ग टाइटल को पार्ट कंसिडर किया जाता है एक्ट का, और इट इज लेजिटिमेट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या लॉन्ग टाइटल को एक्ट का पार्ट माना जाता है, तो आप टिक मारोगे कि हाँ इसको एक्ट का पार्ट माना जाता है। मैं आपको प्रियम्बल में लेके चलता हूं मेरे प्यारे। ये दूसरा एड है अपना, ये कहता है एक्सप्रेस करता है क्या? स्कोप बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, पर्पस ऑफ द एक्ट। तो सर ऊपर वाला भी तो लगभग यही बता रहा था, ऑब्जेक्ट और स्कोप। बिल्कुल बेटा, लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल दोनों का काम एक ही है मोटा मोटा। ये मेन सोर्स है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। ओके, प्रियम्बल एक्सेप्ट होता है एज एन एड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्ट, लेकिन ध्यान रखना प्रियम्बल कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा क्लियर प्रोविजन ऑफ द इनैक्टमेंट। भाई प्रियम्बल आप पढ़ रहे हो, वो आपको बताता है कि एक्ट का पर्पस क्या है, लेकिन कभी भी वो एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करने वाला। एक एक्ट आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बरोबर है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो आया करता था उस पे 4 प्रकार है। देखोगे तो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी डिस्प्यूट रहेंगे, नाम तो पढ़ के लगता है कि हाँ भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर सब आएगा, लेकिन उसके अंदर स्ट्राइक, ले ऑफ, स्ट्राइक कवर होता था, ले ऑफ कवर होता था, लॉकआउट कवर होता था, और एक ऐसे 4 मुद्दे कवर होते थे बस, उससे ज्यादा और कोई मुद्दा कवर नहीं होता था। तो अगर आप टाइटल देखोगे तो बोले देखो लॉन्ग टाइटल पे तो लिखा है सारे डिस्प्यूट इसके अंदर आएंगे, लेकिन वो गिनती के 3-4 मुद्दे उसके अंदर डील होते थे। तो ये जो लॉन्ग टाइटल है और ये जो प्रियम्बल है, ये एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करेंगे। किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करने के लिए आप इसको सहायता के लिए ले लो, लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन को कभी भी ओवरराइड नहीं करेंगे। ठीक है सर, उसी प्रकार से प्रियम्बल भी स्पेसिफिक प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करने वाला है। ठीक है, ये जो केस लॉ है मेरे लाल, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो प्रियम्बल के केस लॉ के अंदर आ रहा है, ध्यान से समझना। यहां पे केस लॉ है गुली पोली
सोवरिया राज वर्सेस बंदारू पवानी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, एक हिंदू मैरिज एक्ट है जो आप देख पा रहे होगे, सेक्शन नंबर 5 है उसका, हिंदू मैरिज एक्ट का। यहां पे ऐसा था कि भाई साहब एक क्रिश्चियन लड़का था और एक हिंदू फीमेल थी, इनकी शादी हो गई इसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। बट लोग कह रहे कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक क्रिश्चियन मेल जो है और हिंदू फीमेल की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं हो सकती। ये लोग बोल रहे हैं लड़का लड़की की हमारी शादी हो सकती, कैसे? आप सेक्शन 5 पढ़ो बोलते हैं, तो सेक्शन 5 लिखता है अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। यहां पे में लिखा है कि दो हिंदू की शादी इसमें हो सकती है, लेकिन शैल नहीं लिखा कि भाई जिनकी शादी होनी चाहिए वो हिंदू ही होने चाहिए। अ मैरिज शैल बी सोलमनाइज, ऐसा नहीं लिखा बिटवीन टू हिंदूज। अब सीधी सी बात, अगर यहां पे शैल लिख देते तो ऐसा हो जाता कि भाई दो हिंदू है शादी करो, अब भाई किसी को नहीं करनी शादी, तो इसलिए शैल नहीं लिखा है। यहां मे का मतलब यह है कि अगर आप दो हिंदू हो तो आप इस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हो, बरोबर है क्या? लेकिन दो हिंदू शादी करो, शैल का मतलब वो हो जाता, तो मैं यहां पे इसलिए लिखा है। बट इन्होंने इसको कैसा मैं को इंटरप्रिटेट किया, अरे कोई बात नहीं भाई, वहां तो मैं लिखा था कि दो हिंदू भी हो तो शादी हो सकती है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, क्रिश्चियन मेल है, हिंदू है तो भी चलेगा, क्या दिक्कत है? यहां पे कोर्ट ने प्रियम्बल को फॉलो किया और प्रियम्बल पे लिखा था, प्रियम्बल की बातें यहां से शुरू हो रही है, यहां से जहां मैं मार्क कर रहा हूं, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। ये प्रियम्बल में लिखा था कि एक्ट को बनाया गया है कि हिंदू जो दो शादी करेंगे उनके लिए प्रोविजन, और कभी अमेंड करना पड़ा तो प्रियम्बल में लिखा था कि इस एक्ट को बनाया गया है दो हिंदू के बीच में शादी कराने के लिए। तो वो प्रियम्बल की सहायता लेते हुए आपने सेक्शन नंबर 5 को पढ़ा और बताया कि भाई प्रियम्बल के साथ जब आप पढ़ोगे तो आपका यहां पे जो मे भी लिखा है तो उसका मतलब बता दे, और यहां पे दो हिंदू ही होना चाहिए तो ही शादी वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। तो ये कंक्लूजन में कैसे आए जज साहब, जब आप उसने प्रियम्बल को पढ़ा। अब हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर में आपको पढ़ा देता हूं फटाफट कि हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर अपने को क्या बोलता है। जैसे कि मान लीजिए एक लॉ है, मान लो, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, एक लॉ है मान लो जो बात करता है किसकी, लेबर की सेफ्टी की बात करता है। जस्ट अ मोमेंट मेरे प्यारे, लेबर की बात करता है। देखो, कंसिडर अ हाइपोथिकेटेड लॉ। हाइपोथिकेटेड एक लेबर एक्ट है, हाइपोथिकल यानी कि दिमाग में इमेजिनरी बनाना, उस पर एक चैप्टर है, उसका टाइटल है प्रोविजंस फॉर वर्कर सेफ्टी एंड वेलफेयर, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये हेडिंग है, बराबर है क्या? वो चैप्टर की हेडिंग है। अब तक अपन लॉन्ग टाइटल पढ़ लिए, प्रियम्बल पढ़ लिए, अब लॉन्ग टाइटल प्रियम्बल के बाद जो हर चैप्टर का नाम होता है ना, उस नाम की सहायता लेके इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर वर्कर सेफ्टी एंड वेलफेयर, वर्कर की सेफ्टी और उसके वेलफेयर के लिए अपन ने क्या बनाया, प्रोविजन। तो सिनारियो क्या बोलता है, कहता है सपोज करिए विद इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर प्रोविजन फॉर वर्कर सेफ्टी एंड वेलफेयर के अंदर एक सेक्शन है जो बोलता है कि एम्प्लॉय को एडुकेट रेस्ट ब्रेक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एडुकेट रेस्ट ब्रेक दिया जाएगा एम्प्लॉय को ड्यूरिंग शिफ्ट एक्सीडिंग 6 घंटे। हर 6 घंटे के बाद उनको एक एडुकेट रेस्ट ब्रेक दिया जाएगा। अब सवाल आता है, एम्बिग्विटी ये है कि इस रेस्ट ब्रेक के अंदर मील ब्रेक भी रहेगा क्या, कि सिर्फ रेस्ट ब्रेक रहेगा? अब कहता है आप इसको हेडिंग को यूज करो एज अ गाइडेंस। हेडिंग में क्या लिखता है कि सेक्शन फॉल्स अंडर द हेडिंग प्रोविजन फॉर वर्कर सेफ्टी एंड वेलफेयर। टाइटल सजेस्ट कर रहा है कि एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए जो अच्छा है वो करना है। अ कोर्ट माइट इंटरप्रेट एडुकेट रेस्ट ब्रेक टू इंक्लूड मील ब्रेक एज अलाउइंग ब्रेक्स फॉर मील कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वर्कर वेलफेयर। क्यों? क्योंकि भाई आप ब्रेक में जब मील ब्रेक दोगे तो वर्कर का वेलफेयर हो रहा है, और अब इसका टाइटल हेडिंग क्या है, वर्कर का वेलबींग, वर्कर का वेलफेयर, तो हो सकता है और अलाइन कर रहा है। लेकिन लिमिटेशन कब आएगी? अगर मान लो इस सेक्शन में साफ लिखा होता कि एडुकेट रेस्ट ब्रेक जो है ये एज शॉर्ट है, नॉन मील इंटरवल है। अगर ये सेक्शन में क्लियर लिखा होता तब तो कोई बात ही नहीं आती। तो अगर जब क्लियर है तब तो अपन इतना सोचते भी नहीं है। जब क्लियर नहीं है तब अपन हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ भाई हेडिंग पढ़ो कि किस लिए इंटरप्रिटेट अपने को करने के लिए बोला है। तो इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन द एक्सप्रेशन वर्ड्स इन अ सेक्शन, in such a case heading and title of the chapter can be used as an aid to interpret such expression or word। और नीचे वही लेबर एक्ट का आपको रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है सर।
मैं मार्जिनल नोट्स में चलता हूं। मार्जिनल नोट्स के संबंध में बेटा मेरे को 3 प्रकार के केस लॉ बता दें आपको, ताकि एमसीक्यू में कहीं पे भी पूछे या मार्जिनल नोट्स के ऊपर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। अब मार्जिनल नोट्स होता क्या, पहले आप ये समझ लो बेटा। मार्जिनल नोट्स इसको बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये संविधान का जो आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, 2A, 2, 3, ये सारी जो चीजें है ना, आप देख पा रहे होगे। इसके बाजू में देखो, इसके बाजू में ये जो बाजू वाली चीज है, ये यानी कि आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल क्या कह रहा है उसका एक शॉर्ट नोट समरी टाइप का, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इससे आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड में जाओ, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट कर सकती है इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट उन टर्म्स, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई नया स्टेट भी एडमिट कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है पार्लियामेंट अपने हिसाब से। तीसरा अपने को क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ ये, यानी कि जो भी चीज उस आर्टिकल में लिखी उसकी साइड समरी लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, जब भी कोई एक्ट बनता है ना, उस एक्ट में जैसे अगर आप मेरा नोट देखोगे, कंसेप्ट नोट देखोगे, कंसेप्ट बुक देखोगे आप मेरी, तो आपको हर सेक्शन के बाजू में एक साइड हेडिंग दिखेगी कि जैसे आप 139(1) पढ़ोगे तो साइड हेडिंग दिखेगी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ये जो साइड हेडिंग है, ये जो मार्जिनल नोट्स है, ये तो हमने दी है ना, बीइंग एन ऑथर ऑफ माय बुक, कि भाई मैं अपने बुक का ऑथर हूं तो मैंने वो साइड हेडिंग दी है। क्या बेयर एक्ट में जब लॉ मेकर ने इसको फ्रेम किया था तब क्या ओरिजिनली इसमें था? नहीं था भाई साहब। तो कहता है ये जो मार्जिनल नोट्स है, क्या आप इसको यूज कर सकते हो एज एन एड ऑफ इंटरप्रिटेशन? क्या इसको पार्ट ऑफ द एक्ट माना जाएगा? अब जैसे ऊपर की चीजें देखो, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर पार्ट ऑफ द एक्ट है, प्रियम्बल पार्ट ऑफ द एक्ट है, लॉन्ग टाइटल पार्ट ऑफ द एक्ट है, लेकिन मार्जिनल नोट्स जिसको लॉ मेकर ने कभी बनाया ही नहीं, वो तो हमने बाद में बनाया है, तो क्या मैं उसको पार्ट ऑफ द एक्ट मानूंगा क्या? पहली बात तो मैं उसको पार्ट ऑफ द एक्ट नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको लॉ मेकर ने नहीं बनाया। हां, बात करें संविधान की, तो संविधान में जो बाजू में लिखा हुआ है वो संविधान बनाते वक्त फ्रेम किया गया था, तो वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए आप मार्जिनल नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए। बट किसी एक्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए पहले तो एक केस लॉ के अंदर बोला कि आप मार्जिनल नोट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? आइए एक एक करके केस समझते हैं। ये CIT वर्सेस अहमद भाई और ये केस है। मार्जिनल नोट्स कैन नॉट बी रिफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रूइंग द स्टैट्यूट सिंस मार्जिनल नोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये दीवान सिंह के केस में बात अलग है कि रेफरेंस टू मार्जिनल नोट्स में बी परमिसेबल, यानी कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल केस में आप चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो इंटरप्रिटेट करने के लिए। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों का आपको रेफरेंस देना है अगर आपको ये एग्जाम में पूछता है तो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्जिनल नोट जो है अटैच टू आर्टिकल्स of constitution have been held to be a part of the constitution and therefore have been made use in construing the article। तो संविधान का जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो आप मार्जिनल नोट्स को एज एन इंटरनलिटी यूज कर सकते हो, लेकिन जब एक्ट की बात आ रही तो एक जगह बोलता है कि वो पार्ट नहीं तो आप उसको यूज नहीं करोगे, और दूसरे केस में बोलता है एक्सेप्शनल केस में जरूरत लगी तो आप यूज कर सकते हो। अब सर मार्जिनल नोट्स का कुछ एग्जांपल दे दो सर बहुत तगड़ा वाला, जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि हाँ मार्जिनल नोट्स को इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है सर, अब मान के चलो एक लॉ है जिसका नाम है वर्क प्लेस सेफ्टी एक्ट, बरोबर है क्या? वर्क प्लेस सेफ्टी एक्ट इसका नाम है। ठीक है सर, इसका नाम है। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन बोलता है कि आपको सेफ्टी इक्विपमेंट देनी है एम्प्लॉयज को वर्किंग इन हजार्डस एनवायरनमेंट। क्या लिखा हुआ है? आपको सेफ्टी इक्विपमेंट देनी किसको? एम्प्लॉयज को जो हजार्डस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। और साइड में इसी सेक्शन के साइड में मार्जिनल नोट्स है जिसको हम समरी बोलते हैं, उस पर लिखता है सेफ्टी हेलमेट्स रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन जोन। यानी कि सेक्शन में जो डिटेल पे लिखा है बाजू में ये वाली जो चीज है जो मैं अभी ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, ये अबे ग्रीन से हाईलाइट करना है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, ग्रीन से हाईलाइट करता हूं, सेफ्टी हेलमेट रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन जोन। ये ग्रीन से जो हाईलाइटेड है ये मार्जिनल नोट्स में लिखा है। अब इमेजिन करिए कि कोई वर्कर की इंजरी हो जाती है डेजिग्नेटेड कंस्ट्रक्शन जोन में और डिस्प्यूट हो जाता है कि एम्प्लॉयर ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। अब जब भी लीगल प्रोसीडिंग चलेगा तो एक पार्टी आर्ग्यू कर रहा है, मार्जिनल नोट में क्लियरली लिखा है कि सेफ्टी हेलमेट देना है कंस्ट्रक्शन जोन में, और कंस्ट्रक्शन जोन में ही एम्प्लॉय को चोट पहुंची है वर्कर को, और इसलिए एम्प्लॉयर लायबल रहेगा। अब बात यह कि भाई साहब अपन ने पहले ही बता दिया कि मार्जिनल नोट पार्ट नहीं होता है,
रेफरेंस के लिए जरूर ले लेंगे, लेकिन पूरा क्लियर सेक्शन पढ़ेंगे। जो सेक्शन है वो ओवरराइड, मार्जिनल नोट सेक्शन को ओवरराइड नहीं करेगा क्लियर प्रोविजन को। तो कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा मार्जिनल नोट्स को कि भैया मार्जिनल नोट्स पढ़ के एम्प्लॉयर को लायबल ठहरा दो। कोर्ट एग्जामिन करेगा लैंग्वेज टेक्स्ट की कि क्या भाई लैंग्वेज में क्लियरली लिखा है कि कंस्ट्रक्शन जोन में देना है कि नहीं देना है, लैंग्वेज क्या बोलती है। तो अगर मान लो स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियरली बोलती है कि सेफ्टी हेलमेट आर रिक्वायर्ड इन ऑल हजार्डस वर्क एनवायरमेंट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन जोन, जब तक ये क्लियर लिखा नहीं है कि भाई हजार्डस एनवायरमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन जोन में भी देना है आपको, जब तक ऐसे लिखा नहीं रहेगा तब तक कोर्ट एम्प्लॉयर को जिम्मेवार नहीं ठहराएगा। यानी कि मार्जिनल नोट्स देख के आप उसको जिम्मेवार नहीं ठहराओगे जब तक क्लियर प्रोविजन। हाँ, मार्जिनल नोट्स को एज अ रेफरेंस ले लो, एज एन हेल्प ले लो, एड ले लो, लेकिन उससे आप कंक्लूजन में नहीं आओगे। ठीक है सर। फिर मेरे प्यारे नीचे चलते अपन डेफिनेशनल और सेक्शनल इंटरप्रिटेशन में। आपको पता है मीन का मतलब आपका क्या होता है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होता है, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। याद रखना मीन के अंदर रिस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जैसे कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इंक्लूड का मतलब प्राइमा फेसी क्या होता है, एक्सटेंसिव डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट वाला। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एक मीन्स एंड इंक्लूड्स होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। लेकिन ध्यान रखना इस पर रिस्ट्रिक्टिव वर्ड यूज नहीं होता, बराबर। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मीन में क्या है, तो रिस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव। इंक्लूड के अंदर ये एक्सटेंसिव है और मीन्स एंड इंक्लूड्स के अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव है। ठीक है सर। जीवन में आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट इलस्ट्रेशन में बताना चाहता हूं। वैसे तो देखो कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं पे भी आपको इलस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। जगह आप बिजनेस लॉ पढ़ते हो, बिजनेस लॉ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, सोगा पढ़ रहे हो, तो आपको वहां पे एग्जाम्पल मिलते हैं। तो बोलता है कि जो एग्जाम्पल है आप उस एग्जाम्पल का इस्तेमाल प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करने के लिए करते हो, जैसे हम लोग भी करते हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन एग्जाम्पल जो है वो ओवरराइड नहीं करेगा क्लियर प्रोविजन को, लैंग्वेज अल्टर नहीं करेगा। इतनी ही बात लिखी है। प्रोविजो मेरे लाल आपको पता ही है कि प्रोविजो क्या काम करता है। प्रोविजो बेटा स्पेशल केस को हटाता है। जैसे अपन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68 पढ़ते हैं, और सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68 के अंदर बोलता है कि भाई प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन उसमें प्रोविजो आता है। प्रोविजो कहता है कि जॉइंट शेयर होल्डर को 1 गिनेंगे और पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को 0 गिनेंगे। तो जो स्पेशल केसेस हैं उनको हटा देता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, ये जो 3 चीज है, एक आता है अपना प्रोविजो, एक आता है अपने पास एक्सेप्शन, और एक आता है अपने पास सेविंग क्लॉज। प्रोविजो क्या करता है, ये रिमूव करता है स्पेशल केसेस फ्रॉम जनरल इनैक्टमेंट। तो 268 का जनरल इनैक्टमेंट क्या है कि भाई 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, लेकिन स्पेशल केस क्या है, जॉइंट शेयर होल्डर को अपन 1 गिनेंगे और आपका जो प्रेजेंट और पास्ट वाला है उसको 0 गिनेंगे। यही बात यहां पे लिखा हुआ है। एक्सेप्शन क्या काम करता है, एक्सेप्शन का इरादा क्या होता है, इंटेंडेड, इसका आई होगा, ये ई नहीं होगा। टू रिस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस, यानी कि एक्सेप्शन का भी यूज करते हैं। प्रोविजो जो है एक प्रकार से एक्सेप्शन का भी काम करता है, प्रोविजो जो है एक प्रकार से आपके स्पेशल केस को रिमूव करने का भी काम करता है। तो अब अगर मैं सेक्शन 2 क्लॉज 85 की बात करूं, तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 जो स्मॉल कंपनी के लिए बोलता है, तो उस पर लिखता है प्रोविजो के अंदर होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर सेक्शन 2 क्लॉज 85 नहीं लगेगा। यानी कि वो साफ बोल रहा है कि भैया सेक्शन 2 क्लॉज 85 जो है इन 3 पे नहीं लगेगा। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये 3 जो रहेंगे ये एक्सेप्शन के अंदर है, कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। सेविंग क्लॉज जो आपको है, शुरुआत होती है सेक्शन 6 में, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो सेविंग क्लॉज क्या करता है, कहता है ये प्रिजर्व करता है फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, रेमेडीज एंड प्रिविलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जैसे कि सेक्शन नंबर आप 47 पे अगर आप जाओगे, तो सेक्शन 47 क्या बोलता है कि भैया इक्विटी को हर मैटर में वोटिंग राइट मिलता है और प्रेफरेंस को कुछ चुनिंदा मैटर में मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक नोटिफिकेशन आता है सेक्शन 47 के लिए, उसमें लिखा रहता है कि प्राइवेट कंपनी में सेक्शन 47 नहीं लगेगा। यानी कि प्राइवेट कंपनी इक्विटी वालों को भी हर मैटर में वोटिंग राइट दे सकती है, प्रेफरेंस में भी दे सकती है। ये आप इंटरप्रिटेड कैसे निकाल रहे हो, सेक्शन 6 रीड विद सेक्शन नंबर 47 करके। यानी कि ऑलरेडी एक्ट के अंदर जो राइट्स, प्रिविलेजेस, जो एग्जम्पशन दिया हुआ है उनको बचाने का काम करता है कौन सा, सेविंग क्लॉज। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको पता है, सेक्शन 96 में एक्सप्लेनेशन है कि नेशनल हॉलिडे का मतलब है कि वो हॉलिडे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करती है। आपने 287 में भी एक्सप्लेनेशन पढ़ के लिया कि एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर। तो एक्सप्लेनेशन कब यूज होता है, जब किसी चीज को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। सेक्शन 139 पढ़ते हो तो वहां पे लिखा रहता है द टर्म अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट। तो
तो एक्सप्लेनेशन काहे के लिए यूज होता है? किसी चीज को इंक्लूड या किसी चीज को एक्सक्लूड करने के लिए। स्केड्यूल आपको पता है मेरे लाल, स्केड्यूल 7 आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। स्केड्यूल 7 के अंदर आपका सीएसआर की पूरी लिस्ट दी हुई है। तो स्केड्यूल भी पूरा पार्ट है एक्ट का, जो आपको डिटेल में सारी चीज बताता है। जैसे अगर आपको एओए और एमओए का स्पेसिमेन देखना है तो एओए और एओए का, एमओए और एओए का स्पेसिमेन आपको शेड्यूल 1 में मिलेगा, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल 2 में। तो बहुत सारी डिटेल्ड प्रोविजन जो आपको शेड्यूल के अंदर मिलती है। लास्ट आता है स्टैट्यूट टू बी रीड एज अ होल। अब इसका मतलब मैं एक बार में समझा देता हूं। कहता है स्टैट्यूट को पूरी तरीके से आपको पढ़ना है। एग्जांपल के तौर में आप जब सेक्शन नंबर 101 पढ़ते हो तो लिखा रहता है कि भाई क्लियर 21 डेज का नोटिस देना है किसको? मेंबर्स को। अब नोटिस लिखा है क्लियर 21 डेज का नोटिस देना मेंबर्स को, बस इतना ही लिखा है, सपोज करते हैं, बराबर। लेकिन जब आप सेक्शन 20 सब सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हो तो लिखता है कि कंपनी को अगर मेंबर को या रजिस्ट्रार को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, वो पोस्ट से भी कर सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर सकता है, स्पीड पोस्ट से भी कर सकता है, कोरियर से भी कर सकता है, हैंड डिलीवरी से भी कर सकता है। तो अगर आप सिर्फ प्लेन पढ़ोगे 101 को कि 21 डेज का क्लियर नोटिस देना है, तो ऐसा लगता है कि चलो ये तो वर्बल भी हो जाएगा, नोटिस देना ना मुंह से बता देंगे। लेकिन जब आप पूरे एक्ट को पढ़ते हो उसमें आपको याद आएगा सेक्शन 20(2) में लिखा था भाई पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, कोरियर से, हैंड डिलीवरी से। तो वहां से पढ़ के पता चल रहा है कि नहीं भाई राइटिंग में देना पड़ेगा। तो कहता है कि जब भी आप कहीं चीज में अटक रहे हो कि भाई ये कैसे करना है, तो जब आप पूरा स्टैट्यूट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये नोटिस आपको कैसे देना है। ठीक है सर। एक्सटर्नल एड में आता हूं दोस्तों फटाफट। एक्सटर्नल एड में मैं सबसे पहले आपको यूजेज पढ़ाता हूं, पहले दूसरे वाले जो है मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। यूजेज में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। यूजेज में लिखता है कि भाई नो पर्सन शैल ब्रिंग पेट इनटू द पब्लिक पार्क। मान लो ऐसा एक लॉ है, ये लॉ पिछले 25 साल से फॉलो किया जा रहा है, पब्लिक पार्क में किसी भी पेट को नहीं लाया जाता। अब पब्लिक पार्क में पेट को क्यों नहीं लाया जाता, ध्यान से समझ के लेना। अब भाई अगर किसी को डॉग से प्रॉब्लम है तो डॉग से प्रॉब्लम है तो डरेगा, ठीक है, पब्लिक पार्क है। कई बार डॉग आता है तो जो मिट्टी है पार्क की उसको खोदने लग जाता है, वहां पे पॉटी कर देता है, वहां पे सुसु कर देता है, तो बोल दिया भाई पेट्स अलाउड नहीं है पब्लिक पार्क में। लेकिन सवाल ये आता है जो विजुअली इंपेयर्ड लोग होते हैं ना, विजुअली इंपेयर्ड लोग का मतलब ये होता है भाई जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए सर्विस डॉग होता है। सर्विस डॉग का मतलब ये होता है वो ट्रेंड होते हैं, वो सर्विस डॉग की चेन पकड़ के चलते, सर्विस डॉग आगे चलते रहता है और उनके साथ साथ ये विजुअली इंपेयर लोग चलते रहते हैं साथ में, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भाई आपने कोई भी पेट को लाने के लिए मना किया, हाइजीन इश्यू और ये डिस्टर्बेंस ना हो करके, बट ये जो सर्विस डॉग है क्या ये लाना अलाउड है क्या? तो अब देखा जाएगा कि उस पार्क का कस्टम क्या है, क्या सर्विस डॉग को अलाउ किया जाता है और बाकी लोगों को मना किया जाता है? अगर हां सर्विस डॉग को अलाउ किया जाता है, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये लोग उनके एक प्रकार से कंपेनियन होते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। बाकी जिनकी आंख वांख सब बराबर है वो तो ऐसे ही लेके आ रहे, उसको ऐसे घर का हिस्सा मान के वो वहां पे खेलेगा कूदेगा, कोई लेना देना नहीं है। तो सर्विस डॉग अलाउड है। अगर कस्टम से पिछले 25 साल से सर्विस डॉग अलाउड है तो भाई इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही निकलेगा कस्टम के हिसाब से। कस्टम कोई इंटरनल एड तो है नहीं है, तो आप आउटसाइड द वर्ल्ड जाके देख रहे। तो अगर सर्विस डॉग को अलाउ किया जा रहा है विजुअली इंपेयर के लिए, तो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि पब्लिक पार्क के अंदर सर्विस डॉग वाला जो पेट है आप उसको लेके आओ, बाकी के डॉग को आप नहीं ला पाओगे। तो एक कस्टम के माध्यम से भी आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो। अर्लियर एंड लेटर एक्ट एंड एनालॉगस एक्ट का मतलब इसको समझना कि कहता है कि भाई कोई एक्ट पहले आया, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहले आया, कंपनीज एक्ट 2013 बाद में आया। आपको कहीं पे भी पार्टनरशिप के अंदर यह दिखता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? नहीं। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 464 पढ़ोगे तो वहां पे लिखता है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 50% से ज्यादा पार्टनर है, उस पार्टनरशिप फर्म को इनलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। यानी कि कंपनीज एक्ट ये कहता है पार्टनरशिप मैक्सिमम 50 पार्टनर से बन सकती है। 50 के ऊपर अगर आपके लोग एसोसिएट हो रहे हैं, आपको कंपलसरी उसको एज अ कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। यानी कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हमको पार्टनरशिप एक्ट नहीं बता रहा है, वो हमको बता रहा है कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि सर एक एक्ट के इंटरप्रिटेशन का हम दूसरे एक्ट से फायदा ले रहे, एक्सटर्नल एक्ट से फायदा ले रहे, इसको बोलते हैं अर्लियर और एनालॉगस एक्ट का भी आप फायदा ले सकते हो। ठीक है सर। डिक्शनरी डेफिनेशन को ध्यान से समझना, क्योंकि डिक्शनरी कोई आपको दी तो नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं दिया एक्ट के अंदर, तो डेफिनेशन आप डिक्शनरी से देखोगे। मान लो क्लीन एयर एक्ट है, वो जिसका इरादा ये है कि वो रेगुलेट करेगा एयर क्वालिटी और पॉल्यूशन लेवल को सिटी पे रिड्यूस करेगा।
अब कहता है विद इन दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन दैट प्रोहिबिट्स नॉक्शियस एमिशन। नॉक्शियस एमिशन एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इंडस्ट्री से कभी भी ये नॉक्शियस एमिशन नहीं आएगा। अब सवाल आता है भाई साहब, ये नॉक्शियस का मतलब क्या है? नॉक्शियस कॉमनली डिफाइंड इन डिक्शनरी एज हार्मफुल, इंजीरियस और ऑफेंसिव टू द हेल्थ और मॉरल। तो अब कोर्ट इस डेफिनेशन को यूज करेगा कि ये जो सब्सटेंस है जो एमिट हो रहा है, क्या ये नॉक्शियस है, हार्मफुल है, इंजीरियस है, उस हिसाब से उस फैक्ट्री के ऊपर पेनाल्टी या जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है। बट ये जो नॉक्शियस है, नॉक्शियस वर्ड क्योंकि एक्ट पे डिफाइंड नहीं है तो अपन डिक्शनरी से उसका मतलब निकालेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एड। फिर आता है यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। तो बेटा फॉरेन डिसीजन आपको पता ही है, ये बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, एशबरी रेलवे वाला कंपनी, और ये जो आपका सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस है, ये सारे फॉरेन डिसीजन है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, प्राइमरी रूल फेल हो गया, सेकेंडरी रूल फेल हो गया, या चलो फेल तो नहीं हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन किसी चीज की सहायता चाहिए, डिक्शनरी से आपका मतलब नहीं समझ पे आ रहा है उसका क्या होगा, तो आप फॉरेन डिसीजन का इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज एन एक्सटर्नल एड, और उसका इस्तेमाल करके आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फॉरेन डिसीजन बताओ कि इसको कब यूज किया जा सकता है, डिक्शनरी डेफिनेशन बताओ कब यूज किया जा सकता है, एंड सो ऑन। कोई भी एक वर्ड उठा देता है और बोलता है कि बताओ क्या है। मैं डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक अपना शेयर करूंगा, उसमें लाइन से सारी चीजें दी हुई कि कब क्या क्या यूज हो सकता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अब यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन में देखो, फॉरेन डिसीजन ऑफ कंट्रीज फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जैसे यूके का सारा हम जजमेंट उठा के रखें क्योंकि सेम सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है एज अवर्स, एंड गिविंग ऑन लॉस similar to our can be legitimately used for construing our own acts. However, prime importance is always to be given to the language of Indian statute. Definitely prime importance आप जो हमारा law है उसको दोगे. Further, where guidance can be obtained from Indian decision, reference to foreign decision may बिकम अननेसेसरी। लेकिन कहता है कि अगर इंडियन डिसीजंस कुछ है वहां से गाइडेंस ले सकते हो तो फॉरेन डिसीजन अननेसेसरी हो जाएगा। सरल शब्दों में बोल रहा है भाई, पहले अपने डिसीजन देख लो, अपने जजमेंट जो आए हुए अपने कोर्ट के, अपनी क्लियर लैंग्वेज ऑफ लॉ देख लो, उससे काम नहीं बनेगा तो फॉरेन डिसीजन में आ जाना। डिक्शनरी डेफिनेशन आपको क्लियर है, यूजेज आपको क्लियर है। अब ये जो हिस्टोरिकल सेटिंग और कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट एंड प्रीवियस लॉ है, इसको मैं क्लब करके बढ़ा देता हूं, इसका दोनों का एक ही मतलब निकल के आता है। दोस्तों ये कहता है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी इंटरप्रिटेशन में तो आप हिस्ट्री में भी जा सकते हो। यानी कि जब कानून बना, बिल प्रपोज हुआ होगा, उस पर डिबेट हुई होगी, उस पर बहस हुई होगी, आप वहां पे भी जा सकते हो, उस प्रकार से भी इंटरप्रिटेशन इसका कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एक बार बड़ा मेरा गहन डिबेट हुआ था किसी बात पे कि भाई लिखता है सेक्शन नंबर 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, अ माइनर मे बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। माइनर को आप पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर इसको इंटरप्रिटेट किया जाता है कि माइनर में बिकम पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। गलत बात है। माइनर कभी पार्टनर कहलाता ही नहीं है, जब तक वो माइनर है वो बेनिफिशियरी ही कहलाता है, वो साइन भी नहीं करता है डीड को। ठीक है, अब मेरा ऐसा था कि जिनसे मेरी बातचीत चल रही थी कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता, माइनर पार्टनर बन सकता है, फुल फ्लेज पार्टनर नहीं है लेकिन आधा पार्टनर माना जाता है, एंड सो ऑन, फालतू बातें वहां पे चलती रहती है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे को इस बात का जवाब भी देना था, तो मैं हिस्ट्री में सर्च किया, बहुत रिसर्च किया, तो मुझे एक कमिटी पेपर मिल गया। कमिटी पेपर का मतलब, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था 1872 में, उसके पहले वो कमिटी पेपर मिल गया। तो कमिटी क्या करती, जब भी किसी लॉ को ड्राफ्ट करती, बिल को बनाती, तो वो हर बिल के नीचे एक लॉजिक देती कि ये लॉ क्यों बनाया गया, ये लॉ इसके पीछे क्या कारण है, बराबर। तो उनने जब सेक्शन नंबर 11 को फ्रेम किया था इनकॉम्पिटेंट पार्टी में, जिसमें माइनर भी था कि जब तक कोई मेजर नहीं है तब तक वो है, तो उसमें बताया था कि भाई माइनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सही गलत की समझ नहीं होती है, तो अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट बना देंगे और उसकी कोई लाइबिलिटी आ गई तो उसके साथ एक अन्याय होगा, उसको भी सही गलत का पता नहीं है। ये बात लॉजिक लिखी हुई थी। फिर उसमें था कि हाँ, नथिंग कैन बी, नथिंग, ऐसा कुछ भी आप बना नहीं सकते जिससे माइनर बेनिफिशियरी ना बने, यानी कि लॉ ऐसा कुछ नहीं जहां पे माइनर का फायदा है तो आप लॉ बना के उसके फायदे को नहीं छीन सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि माइनर को हम ये तो जरूर बोल रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट जहां जहां पे भी उसका फायदा होगा वो बेनिफिशियरी बन सकता है। ये शब्द था क्लियर। तो वहां वो कमिटी पेपर मैंने उनको, सामने वाले को भेज दिया था कि आप ये देख लो, इसमें लॉ मेकर खुद ही बता रहा है कि हम इसको सिर्फ फायदा दे सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं देना है बोल के हम इसको इनकॉम्पिटेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो वहां से चीजें क्लियर हो गई थी कि भाई आप उसको हाफ पार्टनर,
हाँ फुल फ्लेजेड पार्टनर नहीं है, पार्टनर है, पार्शियल पार्टनर है, 50% का पार्टनर माना जाएगा, सब फालतू बातें हैं। वो पार्टनर नहीं बन सकता जब तक वो मेजर नहीं है, बात क्लियर हो गई। ये इंटरप्रिटेशन का कंक्लूजन निकला उस कमिटी पेपर से। तो कहता है जब भी आपको किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, आप हिस्टोरिकल सेटिंग में चले जाओ, आप प्रीवियस लॉ में चले जाओ जो उसको कंसोलिडेट कर रहे होंगे और ये सारी चीजें, और क्लब करके आप ये निकाल सकते हो कि हाँ भाई इसका मतलब ये होना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है मेरे प्यारे, सारी चीज हो गई यहां पे। लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, डीड क्या होती है और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे। डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर, सेम मीनिंग यहां पे दिया हुआ है, सेम का सेम मीनिंग डॉक्यूमेंट का। देखो मैं एक बार ये क्लियर करता हूं। सेक्शन 318 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट स्टेट करता है डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। मैंने बताया था हॉलीडे मूवी के अंदर वो डॉट्स आ जाते हैं, बराबर है क्या, तो वो डॉट से पता चल जाता है कि भाई ये क्या है, कि अलग अलग जगह बम फूटने वाला है। आप अगर गाड़ी के पीछे एडवोकेट का साइन लगा लेते हो, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। मैंने बताया था मैं डोमिनोज में बैठा था अपने दोस्तों के साथ, मैंने पेपर नैपकिन के अंदर गोवा का प्लान बनाया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगे, ये खर्चा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो फिगर्स भी थे, मार्क्स भी थे, लेटर भी था, सब कुछ था। तो कोई भी चीज में कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो, किसी भी चीज में, किसी भी सब्सटेंस में कोई भी मैटर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। इसकी इक्वेशन ये निकल के आती है मेरे लाल, पेपर है, पेपर में आपने कुछ भी लिखा। अच्छा पेपर जब मैं बोल रहा हूं तो पेपर कैन बी पेपर नैपकिन, दीवाल हो जिसका एक मतलब निकल पा रहा हो, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में कुछ भी लिखा हो, पेपर है एनीथिंग रिटन ऑन इट्स एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। अब सवाल आता है सर कि इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 214 ऑफ द इंडियन स्टाम्प एक्ट में दी हुई है कि इंस्ट्रूमेंट हर वो डॉक्यूमेंट है जिसपे राइट और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक, तो इसका इक्वेशन क्या बन के आता है, पेपर है उसमें कुछ लिखा हुआ है और राइट और लाइबिलिटी बन रही है। सर एग्जांपल देते जाइए एक एक करके। डॉक्यूमेंट में मैं बोल सकता हूं गोवा का जो हम लोग प्लान बनाए थे वो डॉक्यूमेंट था, ठीक है सर। इंस्ट्रूमेंट में बोलता है कि पेपर है, कुछ भी लिखा है, उस पर राइट और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं प्रॉमिसरी नोट, पेपर है उसमें कुछ लिखा हुआ है और राइट्स और लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। जो मेकर है उसकी लाइबिलिटी है पे को पे करना है एक पर्टिकुलर डेट में, तो राइट बन गया किसका, पे का, लाइबिलिटी बन गई मेकर की। तो सर वो पेपर भी है, उसमें कुछ लिखा भी है और राइट और लाइबिलिटी भी बन रही है। अब मैं आता हूं डीड में। डीड के लिए अपने को क्या बोलता है कि डीड क्या है, इस लीगल ग्लॉसरी डिफाइन करती है डीड को, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में तो है, बराबर है क्या, राइटिंग के साथ साथ वो कुछ लीगल डिस्पोजिशन भी कर रहा है, परपोर्टिंग टू इफेक्ट सम लीगल डिस्पोजिशन। इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, लीगल डिस्पोजिशन का मतलब क्या है मेरे लाल, पेपर है उस पर कुछ भी लिखा हुआ है जिससे राइट्स और लाइबिलिटी हो रही है, दोनों पार्टी उसको साइन कर रहे हैं और अटेस्टेशन है बाय विटनेस। अब अगर चेक की बात करें तो चेक में सिर्फ एक ही पार्टी साइन करता है, दोनों नहीं करते। तो चेक को हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं कि वो राइटिंग में है, पेपर है राइटिंग में है और राइट्स और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, बट चेक को हम डीड नहीं बोल सकते। तो सर डीड किसको बोल सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट को। भाई पेपर है उसमें कुछ लिखा है, राइट्स और लाइबिलिटी, राइट क्या है, टेनेंट का राइट है भाई साहब कि उसको पोजीशन मिलेगा, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसको रेंट पे करना पड़ेगा। ओनर का क्या राइट है, उसको रेंट मिलेगा, उसकी ड्यूटी क्या है कि उसको पोजीशन देना पड़ेगा। क्या दोनों पार्टी रेंट एग्रीमेंट को साइन करेंगे, हाँ। क्या विटनेस भी अटेस्ट करेगा, हाँ। तो इसको बोलते हैं डीड। यानी कि सर डॉक्यूमेंट का मतलब पेपर है उसमें कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब पेपर है कुछ लिखा हुआ है जिससे राइट्स एंड लाइबिलिटी बन रही है, जिसमें प्रॉमिसरी नोट आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, चेक आ गया, बराबर है क्या। क्योंकि दोनों पार्टी वहां पे साइन नहीं करती प्रॉमिसरी नोट के अंदर, सिर्फ मेकर का साइन है, चेक के अंदर भी सिर्फ किसका साइन है, ड्रॉअर का साइन है, बरोबर है ना। लेकिन डीड में जब आप आओगे, पेपर भी है, राइट्स एंड लाइबिलिटी भी है, पेपर में लिखा हुआ भी है, उसको दोनों पार्टी साइन कर रहे हैं और साथ साथ में विटनेस भी साइन कर रहा है, जिसको अपन बोलते हैं रेंट एग्रीमेंट। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, हर डीड जो है, हर डीड एक इंस्ट्रूमेंट भी है, एक डॉक्यूमेंट भी है। हर डीड एक इंस्ट्रूमेंट भी है और एक डॉक्यूमेंट भी, हाँ। लेकिन हर डीड एक इंस्ट्रूमेंट और एक डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट नहीं और हर डॉक्यूमेंट डीड नहीं है। आओ नीचे पढ़ते हैं। कहता देखो सारी डीड जो क्या है वो इंस्ट्रूमेंट है भाई, राइट्स और लाइबिलिटी तो डीड में क्रिएट हो ही रही है ना, तो हर डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सारा इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं है भाई, बराबर है क्या। तो सर ये वाला ऑप्शन जो है अपना सही है। हर डीड एक डॉक्यूमेंट तो है लेकिन सारे डॉक्यूमेंट डीड भी नहीं है, भी बात सही है। हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट तो है लेकिन हर डॉक्यूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों सर,
अभी सर आप डॉक्यूमेंट में, वो आपने डोमिनोज के पेपर नैपकिन में लिख दिया प्लान है, तो डॉक्यूमेंट है ना, उससे कोई राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, यहां पे आके आपका पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स खत्म होता है मेरे प्यारे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इस पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। मैं डेफिनेटली अपना क्वेश्चन बैंक और ये कंसेप्ट बुक का ये जो चैप्टर का नोट्स है और हैंड रिटन नोट्स है ये भी शेयर करूंगा। बहुत मजा आया मेरे को इस सीरीज में, मैं उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत जबरदस्त मजा आया होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाए, और ये मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं और मेरी ये गट फीलिंग है कि ये 4 चैप्टर जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आपने उस तरीके से इसको ग्रहण किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एग्जाम लिख के लाएंगे। और जो भी लोग इस मैराथन को देख रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं। आप बहुत ब्राइट कलर से इस पेपर में पास होंगे और बाकी पेपर में भी, और जबरदस्त मार्क्स लेके आएंगे। मेरा एफर्ट्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर बहुत मजा आया। रिव्यू बहुत अच्छे से दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जो कंटेंट मैंने इस बार बना के डाला है ये आने वाले 4 अटेम्प्ट तक भी ऑब्सोल्यूट नहीं होने वाला, आउटडेटेड नहीं होने वाला। तो शेयर जरूर करिएगा अपने सगे संबंधियों के साथ, जूनियर्स के साथ। चैनल मेन्यू सब्सक्राइब करते हुए जाइए, मोटिवेशन आता है। वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा दोस्तों। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जाते जाते मैं बोलना चाहता हूं बेटा, एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना। मैं समझ सकता हूं एक स्टूडेंट की कैपेसिटी में मैं भी रहा हुआ हूं, मैं कभी भी ऐसे एक्सटर्नल मोटिवेशन देने में बिलीव नहीं करता हूं। अपने आप पे भरोसा रखो, एग्जाम ही है भाई साहब, मौत नहीं आ जाएगी। अगर कुछ किंतु परंतु हो जाएगा तो एग्जाम को एग्जाम की तरह लो। शिक्षा जो है बेटा अपने जीवन के अंदर, शिक्षा का बस एक छोटा सा पार्ट है, जीवन बड़ा है, जीवन के अंदर शिक्षा एक छोटा सा पार्ट है। अपन ने शिक्षा को ही जीवन बना लिया है इस रैट रेस के चलते। तो आजकल बहुत ज्यादा रैट रेस चल रही है, अरे बिग 4 में जाना है तो बेटा बोथ ग्रुप करना है, ये करना है, वो करना है, वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है, आपको हसल कराया जा रहा है। मत कर बेटा इतना, स्मार्ट बन, बराबर है क्या, चिल कर। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, यानी कि ना किसी से जलन है, ना किसी से कंपटीशन है, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। समझ पा रहे हो? अपनी मंजिल रखो, अपनी दौड़ रखो, अपने ऊपर काम करो, दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कंपटीशन रैट रेस में मत जाना। क्योंकि आपने शायरी सुनी होगी कि चूहों की रेस में अंत में जीतने वाला चूहा ये भूल गया था कि अंत में वो भी चूहा ही है। तो बेटा रैट रेस है, जितनी जल्दी इन चीजों को समझ जाओगे उतनी जल्दी चिल हो जाओगे, उतनी जल्दी रिलैक्स हो जाओगे, उतनी जल्दी जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि इतना जब बोझ लेके चलते हो ना तो आपकी स्पीड को वो रोकता है। बोझ मत लाओ अपने अंदर, पढ़ो साले को, सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, I wish you all the best. This is CS Arjun Chhabra signing off. Take care. Bye-bye.